नमस्कार मेरे प्यारे अभिभावकगण। आज ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए ही उद्देश्य करके मैं बना रहा हूँ इसको। और इस वीडियो को बनाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज का जो दिन वो बहुत ही विकट परिस्थिति में कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व डगमगा रहा है और सभी घर के अंदर बंद हैं। एक तरह से मानो तो हम उस परिंदे की तरह हैं जो सोने के पिंजरे में तो हैं, लेकिन खुले आसमान पर विचरण नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे अभिभावकगण, खास करके आपको कुछ बातें बताना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ। इससे पहले मैं अपने बच्चों को, विद्यार्थीगणों को विभिन्न वीडियो के माध्यम से उनको पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहा हूँ। लेकिन आज ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज के दिनों में हम अपने अध्ययन को कैसे आगे लेके जाएं, इसमें अभिभावक की सबसे बड़ी भूमिका मुझे नज़र आ रही है। ख़ास करके अभी गुरु यानी कि शिक्षक डायरेक्ट आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, एक्टिव शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उनको कहीं न कहीं पैसिव टीचिंग्स को अडॉप्ट करने की यहाँ पे नौबत आई है। इस कोविड-19 की वजह से बड़े-बड़े देश नतमस्तक हैं, अपने घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एजुकेशन को, शिक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाएं, इसकी बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आप सभी अभिभावकगण अपने बच्चों को गाइड करने के लिए 3 चीज़ों का जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना होगा। एक तो अपने बच्चों की पढ़ाई को बंद नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं। पढ़ाई निरंतर आगे बढ़ने ही चाहिए, शिक्षा आगे बढ़ने ही चाहिए। भले कुछ दिनों के लिए आपकी कमाई थोड़ी कम हो, लेकिन शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि शिक्षा ही आपके बच्चों की भविष्य की और ये पूरे देश की भविष्य निर्धारण करेगी। तो शिक्षा ज़रूर आगे बढ़े। दूसरी बात यह है कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी हालत में डिजिटल लर्निंग की ओर हमें अग्रसर होकर चले जाना है। अगर हम बातें करें तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिकन कंट्रीज़ हो, आप छोटी सी एक फिनलैंड कंट्री है, 6 लाख की आबादी है। वहाँ के सारे जो शिक्षा पद्धति है वो डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। जापान में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डिजिटलाइज्ड लर्निंग को बहुत ही बड़ा महत्व दिया जाता है। तो हमारे जैसे देशों में डिजिटलाइजेशन की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, इसको हमें स्वीकार लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात कदाचित सत्य है कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में कहाँ तक संभव हो पाएगा, कितनों के पास स्मार्टफोन हैं या फिर कितने के पास रिचार्ज करने की पैसा है या नहीं, ये सारी, और नेटवर्क की समस्या रहती है। ये सारी समस्या तो है, लेकिन क्या हम लोग भूल जाएं कि बड़े बड़े महारथी जो विकट परिस्थितियों में अपने को किस तरह से निखारा, जिसमें से रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम हम ले सकते हैं। रोज़ 15-16 माइल वो पैदल चल के जाते थे। बीच में गंगा नदी पड़ती थी, गंगा नदी से नौका के द्वारा पार होकर जाते थे और लौटते समय एक क्लास उनको बंक करना पड़ता था, छोड़ के चला आना पड़ता था अंतिम नाव को पकड़ने के लिए। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। वहाँ से उन्होंने प्रेरणा और ज़्यादा ली और अपना जीवन को आगे बढ़ाया और बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रकवि बने, राज्यसभा सांसद बने, बड़े प्रखर ओजस्वी वक्ता थे, ये हम कह सकते हैं। और अगर मैं कहूँ तो आज का जो दिन है बिल्कुल आप सभी अभिभावक के लिए ये शिक्षा देने का दिन है कि बेटा या बेटी, बच्चे जो भी हैं, कि आपको एकलव्य की शिक्षा अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहिए। उनसे अभी प्रेरित होने का समय है, क्योंकि एकलव्य जो थे उनको किसी कारण से शिक्षा देने के लिए मनाही की गई। उसके बाद एकलव्य ने हार नहीं माना और जंगल के भीतर जाके अपने आप को धनुर्विद्या अर्जन करने के लिए लगा दिया और गुरु की प्रतिमा बनाई और उनका आशीर्वाद लेते हुए निरंतर अभ्यास किया और सबसे अच्छे और बड़े धनुर्विद्या के वो ज्ञानी बने।
तो यहाँ से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं कि आज हम ठीक है शिक्षक के करीब नहीं है, लेकिन एकलव्य की तरह अध्ययन करने का समय है। हमें एकलव्य की दिखाई हुई राह पर चलना है, ये आपको बताना होगा अपने बच्चों को, ये मेरा मानना है। और दूसरी बड़ी बात है यह है कि जो एडवर्स कंडीशन में हम कैसे खड़ा हो सकते हैं, निकल के आ सकते हैं, वो एपीजे अब्दुल कलाम से भी हमें सीख लेना है कि उनकी स्थिति कैसी थी। बहुत गरीबी में वो पढ़े थे, वो अखबारों की बिक्री करते थे अपनी फ़ीस को भरने के लिए। बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा था, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और अपने जीवन को आगे बढ़ाया और भारत के सबसे उच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर हुए विराजमान हुए थे और उन्होंने अपनी जो दम थी वो सारे विश्व को दिखा दिया था। मिसाल मैन के नाम से वे चर्चित थे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। हम लोग क्या अब नहीं कर सकते? अगर हमारी इच्छा हो तो हम चांद तक पहुंच सकते हैं। अपनी मेहनत के बल पर, अपनी लगन के बल पर कौशल को डेवलप करना होगा, वृद्धि करनी होगी। तो अभिभावकगण, आप लोगों को थोड़ी सी समस्या ज़रूर होगी, जो खास करके बागानों में रहते हैं, चाय बागानों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या दिन मजदूरी करते हैं। तो आपके पास ये समस्या होती है, आपके पास हो सकता है कि स्मार्टफोन ना हो, आपके पास रिचार्ज करने के लिए पैसा पर्याप्त ना हो, और ये भी हो सकता है कि आपके गांव में नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या हो। लेकिन इसको भी पार पा जाना है। कैसे पार पाना है ये अगर मैं बता दूँ तो आप सोचिएगा कि ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर निकल आती है, ये आप मान के चलिए। अगर इच्छा हो तो आप कहीं से भी इसकी जो रास्ता है वो ढूंढ लेते हैं। तो आपको वही करना होगा। अपने दोस्तों के पास, अगर किसी के पास भी स्मार्टफोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसको उसकी हेल्प लेनी ज़रूर चाहिए। और जहाँ नेटवर्क अच्छा हो वहाँ जाके वीडियोस को डाउनलोड करना चाहिए और डायरेक्ट रूप से अपने शिक्षकों को संपर्क में रख कर उनसे बहुत सारी प्रश्नों का हल ढूंढना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों को प्रमोट करना होगा कि आप अपने शिक्षकों से पूछें, अपने बड़े से पूछें। गांव में भी बहुत बड़े भाई बहन सब हैं, उनसे भी पूछें, जो जानकार हैं, थोड़ी जानते हैं, अच्छा अध्ययन करके बैठे हैं, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाना होगा, ये मेरा सोच है। अगर आज नहीं तो कल नहीं, ये हमें मान के चलना होगा। ये आज ही आपके पास समय है, तो इस समय का सदुपयोग करना होगा। ये एक तरह से कहें तो कोविड-19 ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि छद्म भेष में आपको वरदान बन के सामने आया है। आपको आविष्कार करने का बहुत सारा मार्ग और बहुत सारी समय आपको दे रखा है, तो उसका सही सदुपयोग करना होगा। हमारे जो यूथ्स हैं, यूथ्स यूट्यूब पर क्या सर्च करते हैं, गूगल पर क्या सर्च करते हैं, उसको छोड़ के अभी जो चाहिए उसको सर्च करना होगा। आपको वृंद के दोहे चाहिए तो उसको सर्च करना होगा, आपको प्रियतम कविता का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसको सर्च करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को ज़रा अपने अभिभावक को गाइड करना होगा, उनको मार्गदर्शन करना होगा। वे कम से कम जो स्कूल में समय बिताते थे उसके आधा समय पढ़ाई को लेकर घर में बिताए, और अपने जो कर्म है, कर्म के पर निष्ठावान रहें। और विद्यार्थी में जो 5 गुणों का होना जरूरी है, वो 5 गुण ही आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, और उसी का पालन करें। और जैसे कि हम जानते हैं कि काग की तरह चेष्टा करना चाहिए, बको ध्यानम, बक की तरह ध्यान लगाकर अध्ययन करना चाहिए। गृह त्यागी, अगर हम ज़रूरत पड़े तो जिस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने गृह को त्याग कर दिया था ज्ञान के आर्जन में, ज्ञान की तलाश में, तो उसी तरह से हमें गृह त्याग करके जहाँ पर नेटवर्क मिलेगा वहाँ जाके वीडियो को डाउनलोड करना होगा। तो अल्पाहार भले हो सकता है अल्पाहार करें हम, लेकिन हमें निरंतर अपने कर्मों पर लगा रहना है और अपनी अध्ययन को बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें
जो है काग की तरह चेष्टा करती रहनी चाहिए, जिसमें कि हमें वह मनवांछित फल प्राप्त हो। आगे जाकर भविष्य में कोविड समाप्त होगा नहीं होगा, ये एक बात है। ये वैक्सीन बनेगी, इसकी मेडिसिन आएगी नहीं आएगी, कितना समय लगेगा, प्रोटोकॉल को माने तो करीब 1 साल कम से कम लग सकता है। तो इतने में हमें अपना अध्ययन को नहीं रोक के रखना है, अध्ययन को जारी रखना है। जिस तरह से अपना जीवन चलता जाएगा उसी तरह से अध्ययन को चला के जाना है, अध्ययन में लीन रहना है। और जहाँ भी समस्या हो अपने शिक्षकों से डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से या फिर अपने बड़ों के माध्यम से संपर्क में रहें और उनसे वो उत्तर ढूंढें जो प्रश्न आपके पास है, जिसकी हल आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। मैं अंत में एक बात बताऊंगा, वो ये कि विद्यार्थी के लिए खास कर ये बात एक बहुत ही पत्थरों को तराशने वाला एक बहुत अच्छा पत्थर पर मूर्तियां बनाने वाला मूर्तिकार किसी रास्ते से जा रहा था, तो उसको 2 सुंदर पत्थर दिखाई दिए। और सुंदर पत्थर जब दिखाई दिए तो उसने सोचा कि क्यों ना इस दोनों पत्थर को ले जाऊं और दोनों का अच्छा मूर्त बना लूं, मूर्ति बना लूं, ताकि मैं इसको बेच सकूं और कुछ पैसा अर्जन कर सकूं। उसके बाद में वह चला गया घर में। उस पर एक पहला वाला पत्थर पर छीनी जब मारी, हथौड़ा चलाया, तो वह पत्थर पहली ही वार पर कराह उठा और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं दर्द नहीं सहन कर सकता। तो उसके बाद उस पत्थर के जो नक्काशी करने वाले जादूगर या कलाकार थे, उन्होंने छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को उठा लिया। और उठाने के बाद में उस पर नक्काशी करने लगे। तो दूसरा पत्थर कुछ नहीं बोला, दर्द को सहन कर लिया। उसके बाद में सुंदर सा एक गणेश का मूर्ति वहाँ पे बना लिया। और उसको बनाने के पश्चात, जैसे कि हम लोग जानते हैं, उसके पास बहुत सारे मूर्तियाँ रहते थे। तो ख़रीदार आया और गणेश की मूर्ति को पसंद किया और लेके गया। और उसके साथ ही उसके सामने जो दूसरा पहला वाला पत्थर था उसको भी देखा कि अरे ये पत्थर तो अच्छा है, इसको नारियल फोड़ने का काम में ज़रूर मैं लगाऊंगा। भीतर मूर्ति रहेगी गणेश की, बाहर ये पत्थर रहेगा। तो लेके गया, मंदिर में बिठाया, मंदिर में उस मूर्ति को बिठाया। लोग जो पूजा करने आते थे तो उस पहली वाली पत्थर पर नारियल फोड़ते थे, जिसको पहला छीनी और हथौड़ा का दर्द महसूस हुआ था, एहसास हुआ था, उस पर पत्थर फोड़ते थे और वह सुंदर सा मूर्ति पर जल चढ़ाते थे। तो यहाँ से एक बड़ी सुखद हमें अनुभूति और उदाहरण प्राप्त होता है कि पहले अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो, कष्ट कर लो, झेल जाओ, ये झेलने का समय है, झेल जाओ, तो आपके आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। आपको उसके लिए तैयार होना होगा। उस दूसरे पत्थर की तरह जो पहले बहुत छीनी का वार सहा, पर हथौड़ों की मार सही और उसके बाद में एक तराशा हुआ मूर्ति बन गया। तो ये समय है कि आपके ऊपर हथौड़े पड़ रहे हैं, आपके ऊपर छीनी के वार भर रहे हैं, लेकिन आपको सहना होगा। और सहने के बाद में जब आप सुंदर अपना मूर्त जैसा भविष्य बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल में बीतेगी। इसी पर आपको ध्यान केंद्रित करते हुए अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ा के चलना होगा। हम लोग डिजिटलाइज्ड पढ़ाई को नकार नहीं सकते। मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया और अभिभावक को बताया, जैसे जापान हुआ, अमेरिका हुआ, फिनलैंड हुआ, ये सारे डिजिटलाइज्ड लर्निंग्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे लोग बढ़ चुके हैं, वे लोग अच्छा कर रहे हैं। तो हमें भी यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सीख लेनी है और इसी छद्मवेशी वरदान को काम में लगाना है। और ठीक है, आपके पास थोड़ी समय की कमी हो सकती है, जो बागानों में काम करते हैं या फिर दिन मजदूरी करते हैं, फिर भी अपने बच्चों को केवल इसलिए प्रमोट करना है, इसलिए प्रेरित करना है कि आप पढ़ाई में मन लगा के रहो। अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी मित्र हैं उनके साथ स्मार्टफोन का सही उपयोग करने के लिए आप जाओ। वहाँ से जो भी शिक्षक आपको ऑनलाइन में भेजते हैं वीडियो बनाकर किसी भी चैप्टर का, उसको अच्छा से अध्ययन करो। एक चैप्टर को आप 100 बार भी अध्ययन कर सकते हो, तो उसको बार बार देखो, बार बार पढ़ो। और फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूर्ण रूप से शिक्षकों को
संपर्क कर सकते हैं और अपना प्रश्न का हल ढूंढ सकते हैं। तो इतना करेंगे तो ज़रूर विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होगा। ये इसके लिए माता पिता यानी कि अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होने वाली है। मैं आशा करता हूँ अभिभावक अपना बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, वो ज़रूर इस तरह से ही अपने बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे और कदाचित उनको केवल खेल के लिए, छुट्टी के लिए, जस्ट मस्ती करने के लिए ही छोड़ नहीं देंगे, बल्कि उनको एक नियम के तहत समय सारणी बनाकर अध्ययन में लगाएंगे। ये मेरी बहुत बड़ी कामना है और ये आशा है आप लोग इस पर खरा उतरेंगे। अभिभावक आप जैसी भी हो, जितने भी कष्ट में हो, आपको इस कष्ट को और झेल जाना होगा ताकि आपके आपके बच्चों की भविष्य उज्जवल हो सके और उसके साथ आपका जीवन भी बहुत ही अच्छा बीते, ये मेरी कामना है। और आने वाला दिन में मैं फिर दोबारा सेकंड वीडियो बनाकर नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।